जो वैल्यू। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज देश को जवाब दो में मैं हाजिर हूं तमाम सारे सवालों को लेकर। और बातचीत का सिलसिला जो हम जोड़ेंगे आज, उसमें बातचीत के लिए जो सवाल होंगे वो और डॉक्टर्स होंगे आपके सामने रूबरू होंगे, जो कि आपसे बातचीत करेंगे और तमाम सारी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जवाब देंगे। आज हमारे साथ जो पैनल में लोग हैं वो देश के जाने माने लोग हैं डॉक्टर्स में, और विदेश से भी, अमेरिका से और लंदन से भी कुछ डॉक्टर्स और चीन से भी कुछ डॉक्टर्स जुड़ेंगे, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से लड़ाई मिलजुल कर लड़ी जा रही है पूरे देश दुनिया में। लेकिन जो एक पहले दो बातें, एक जो अच्छी खबर वो ये है कि डीआरडीओ और एक निजी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने जो मिलकर एक दवा तैयार की है, उसकी एक खबर हम लोग के पास है। तो सबसे पहले हम उसको जानेंगे। और दूसरी जो खास तौर से बात आ रही है कि वो एक लड़ाई में जो मोनोक्लोनल जो पद्धति है उसको इस्तेमाल करके किस तरह से इलाज किया जा रहा है, किस तरह से उसके नतीजे आ रहे हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है, हम उसे रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले चलेंगे डीआरडीओ के डॉक्टर्स के और वैज्ञानिकों के पास, जो उन्होंने आज दवा का जो ऐलान किया है वो क्या है और कितनी कारगर है, और आपातकालीन उसकी जो स्वीकृति मिली है वो कितनी मुफीद साबित हो सकती है, इस पर एक नजर। उसके बाद हम लौटेंगे डॉक्टर्स के पैनल की तरफ। डीसीजीआई ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है। और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुँचेगी। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है। और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी। और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले हैं। हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-deoxy-D-ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफ़ेक्ट, जिसको 2-deoxy-D-ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो जानेंगे डॉक्टर्स से कि ये आखिर जो वंडर ड्रग कह सकते हैं कि ये कितनी कारगर हो रही है और कितना कुछ इससे हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। लेकिन सबसे खबर एक ये भी है कि 4100 से ज़्यादा मौतों का आंकड़ा है देश के सामने, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ पे पीक पर हैं, कब आएगा पीक। तमाम सारे लोग तरह तरह से बात कर रहे हैं। 16-17 को कोई बताता है, कोई कहता है कि ये पीक चल रहा है। हम ये मान के चलते हैं ये पीक चल रहा है, धीरे धीरे इसमें डिक्लाइन होगा। लेकिन आज कॉलर्स भी होंगे, उनसे बातचीत के सिलसिले को भी जोड़ेंगे। लेकिन जो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम एक बार आपको रूबरू करा देता हूँ। डॉक्टर विक्रम तावुलकर साहब लंदन से हमारे साथ रूबरू हैं एक बार। और फर्स्ट फेज में जब हम बात कर रहे थे कोरोना के, तो डॉक्टर विक्रम हमारे साथ जुड़े थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर रवि गोडसे साहब अमेरिका से हमारे साथ रूबरू हैं बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि गोडसे, बातचीत के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। डॉक्टर संजीव चौबे चीन से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। मैं आपसे भी जरूर जानना चाहूँगा डॉक्टर चौबे कि आपके यहाँ तो विंटर्स ओलंपिक की सुना तैयारी हो रही है। आपके यहाँ सुना कि जहाँ से कोरोना ओरिजिनेट हुआ वहाँ पे कुछ दिन पहले सुन रहे थे कि एक फंक्शन प्रोग्राम, बहुत बड़ा रॉक म्यूजिक का फेस्टिवल हो रहा था। आखिर ये कैसे संभव है वहाँ पे, ये हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। और मैं आप ही से सबसे पहले शुरुआत कर देता हूँ कि आखिर ये कैसे संभव है, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ वहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं, बड़े बड़े रॉक कंसर्ट्स हो रहे हैं, ओलंपिक की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, कि ये कैसे संभव हुआ और वो एक्सपेरिमेंट क्या था और क्या चीज थी जो हम सबको शेयर करना चाहें, इस मुल्क को जानना है। डॉक्टर संजीव चौबे।
देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ से शुरू ज़रूर हुआ है। इनफैक्ट इसका नाम दिया गया था वुहान वायरस। अब अभी आप सुन रहे होंगे इंडियन वायरस भी, क्योंकि कुछ वेरिएंट हमारे इंडिया में पाए गए, तो जहाँ से जिसका नाम जिस वायरस का मिलता है, उसका नाम उस जगह से हम जोड़ देते हैं। ठीक है? सबसे पहले जब ये वायरस यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था, यहाँ पे मतलब ओरिजिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो जब वुहान में आउटब्रेक हुआ, जब यहाँ के लोगों, डॉक्टरों को और जो विसल ब्लोअर थे, उनको पता चला, तो उन लोगों ने एक इसको सीरियस रूप में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी 3 महामारी आ चुकी है, सार्स के रूप में, स्वाइन फ्लू के रूप में और बर्ड फ्लू के रूप में, तो दे आर ऑल प्रिपेयर्ड। और एक यहाँ मास्किंग और एक हैंड हाइजीन और जैसे भी कोई भी एक हेल्थ इशू आती है, उसका एक अलर्टनेस यहाँ पे लोगों को रहता है। तो जैसे जैसे ही इस नए वायरस के बारे में पता चला, तो वुहान को लॉकडाउन किया गया। बाद में देखा गया कि कुछ छोटे आसपास के प्रोविंस में भी ये अफेक्ट करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों को लॉकडाउन किया गया और बाद में पूरे चाइना को लॉकडाउन कर दिया गया। इनफैक्ट वो लॉकडाउन अभी भी एक तरह से चालू है, पार्शियली। अभी रेस्टोरेंट खुले हैं, सब कुछ खुले हैं, वैक्सीनेशन भी चल रहा है, लेकिन बाहर से कोई आना जाना, उसके बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं गवर्नमेंट ने। उन्होंने वैक्सीन पासपोर्ट जो है वो इशू करना शुरू कर दिया है कि आप ये वैक्सीन का आपके पास है, आपको उसके बाद भी 40 डेज क्वारंटाइन रहना है। तो ये पिछले 1.5 साल से गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल मेंटेन किया हुआ है, और ये सारा चीज़ गवर्नमेंट खुद डील नहीं कर रही है। वो इन्होंने सारी चीज़ें अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री और डॉक्टरों को दे दिया है कि आप कैसे प्लान आउट करें कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में रहे। और अभी तक यहाँ पे अभी हमें कोई नया स्ट्रेन देखने को नहीं मिला है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ कि यहाँ पे जितने मतलब जो लोग लेकिन आप अभी अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा था कि आप विंटर गेम्स की या तैयारियों में हैं, आप मुल्क तैयारी कर रहा है वहां पर। अभी मैं वहां कई तस्वीरें देख रहा था, वहां पे कोई कंसर्ट हो रहा था, रॉक कंसर्ट हो रहा था। तो ये कैसे संभव, कैसे विदाउट मास्क थे सारे, मैंने देखा। तो आपने कहा कि ये अच्छा डिसिप्लिन कंट्री है, बहुत अच्छी, मुझे कोई कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेकिन वैक्सीनेशन है, उसका एक रिजल्ट, डिसिप्लिन है, क्या कौन सी चीज है, मैजिक क्या है, ये सब जानना चाहते हैं कि अगर वो मैजिक है तो शेयर किया जाए। डॉक्टर संजीव चौबे। मैजिक इसका सबसे बड़ा यही है कि डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट रूल एंड वेरी क्लोज सर्विलेंस, इसका सबसे बड़ा मैजिक यही है। चाइना बहुत सारे कंट्री के बॉर्डर शेयर करता है। अभी कुछ दिन पहले चाइना में वियतनाम से कुछ लोग उसमें बॉर्डर तोड़ कर अंदर आए, म्यांमार से लोग आए, जिनमें डिफरेंट वेरिएंट पाए गए। करीब 6 या 7 लोग थे। वो म्यांमार से, हमारे शंघाई से बहुत दूर है, मतलब करीब 2000 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, लेकिन वो अलर्टनेस इतनी थी कि उसका इफेक्ट शंघाई, बीजिंग तक पड़ा, और हम सभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया कि पता नहीं वो लोग कहाँ गए हैं। सो इट्स मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू डू द कोविड टेस्ट, और सारे डॉक्टर्स को हर 2 वीक में तो कराना ही पड़ता है। तो ये एग्जैक्टली गवर्नमेंट की जो डॉक्टर्स की जो यहाँ टीम बनाई गई है, जो डॉक्टर जो उसको पूरा सर्विलेंस देख रहे हैं, आपका वो एक्चुअली स्ट्रिक्ट राइट डॉक्टर साहब, एक ये तो बात है डॉक्टर साहब, ये बात सच है, लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कितना कारगर है, कहां तक पॉपुलेशन को आपने वैक्सीनेट किया है, और आपकी अपनी जो वैक्सीन है वो, या आपने बाहर से भी ये वैक्सीन को लेके आए, आयात किया है? जी डॉक्टर संजीव। यहाँ पे टोटल 3 वैक्सीन है, जिसमें जो अभी मैंने खुद 2 वैक्सीन रिसीव किया जनवरी में, और बाकी कंट्रीज में भी इनके ट्रायल चल रहे हैं। अब तो WHO ने भी आज इनको इमरजेंसी ट्रायल के लिए कोवैक्स के ऑर्गेनाइजेशन में इनको इंक्लूड कर लिया है। तो वैक्सीन जो है इनकी प्रॉपर फेज बाय फेज चल रही है। ऐसा नहीं है कि एक साथ जो है ओपन कर दिया और फिर जो है सबको देने लगे, नहीं। इन्होंने फेज बाय फेज ट्रायल किया है। जनवरी में स्टार्ट किया, फिर फरवरी बंद रखा, मार्च में शुरू किया, मार्च बंद रखा, फिर अब अप्रैल में कुछ दिन के लिए खोला, फिर अब मई से जो है इन लोगों ने रेगुलर कर दिया है, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टडी की है कि हमारे पास कुछ नए वेरिएंट नहीं है, और जो भी हैं सबको वैक्सीनेट करके हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लें, ताकि कोई भी अगर आने वाले टाइम में जो विंटर ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हैं, तो विंटर ओलंपिक्स भी जो है वो सक्सेसफुली सॉल्व हो जाए, मतलब उसको इन लोग
मैं डॉक्टर साहब जानूंगा कि ये जो लॉकडाउन है आपका, ये जो लॉकडाउन है चाइना का, इसकी मैकेनिज्म मैं समझूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी अब बात है 4000 से ज्यादा मौतें हैं, थर्ड वेव की बात हो रही है। कॉलर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं, मैं सवाल उनका ले लेता हूँ और पैनल के सामने उसको रख देता हूँ। नेहा है लखनऊ से। डॉक्टर सूर्यकांत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जी बोलिए नेहा, बोलिए। हेलो सर, सर मेरा सवाल है कि अभी मैंने महाराष्ट्र में एक न्यूज़ सुनी है जिसमें लाखों बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए हैं और उसमें बिलो 15 इयर्स के हैं ज़्यादातर बच्चे। तो मेरा सिंपल सवाल ये है कि क्या ये थर्ड वेव की शुरुआत है या फिर सेकंड वेव ही बच्चों पे असर डालने लगी है क्या, और इसके लिए क्या प्रिपरेशन की गई है? क्या बच्चों के लिए कोई वैक्सीन तैयार हुई है, और अगर तैयार नहीं हुई है तो क्या अंडर प्रोसेस है, कब तक आने? राइट, डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर रवि गोडसे ने हाथ उठाया है। राइट, नेहा आपका सवाल कर लिया कि कुछ बच्चे महाराष्ट्र में बीमार हुए हैं, कोविड पॉजिटिव हुए हैं, तो इज इट थर्ड वेव स्टार्टेड? क्योंकि हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बच्चे थर्ड वेव में ज्यादा प्रभावित होंगे, और बच्चों को लेकर क्या एहतियात रखा जाना चाहिए? हालांकि आप कनाडा और आपके अमेरिका में आपने तो फाइजर ने ट्रायल भी किया 6 महीने के बच्चों के, लेकिन क्या उसका उपचार क्या है वो जानना चाहती है नेहा। क्या एहतियात की जरूरत है और क्या कहा जा सकता है? डॉक्टर गोडसे, रवि गोडसे। देखो, उसका स्टडी हो चुका है और ये मंडे को 2 दिन में अमेरिका में अप्रूवल मिल जाएगा। उम्र 12 से 15 तक फाइजर को, 16 से ऑलरेडी दे रहे थे। उसका उन्होंने इफेक्टिवनेस चेक किया ट्रायल में और वो 100% आया। मतलब इंडियन माँ बाप खुश नहीं होंगे, वो बोलेंगे 100% से और ज्यादा मार्क नंबर लाने चाहिए थे, लेकिन 100% इज वेरी गुड। और 1 सितंबर को उम्र 2 से के ऊपर 2 से 15 तक सब बच्चों का वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। ये पहली बात है। इसके अभी इंडियन स्टडीज नहीं है, लेकिन अभी इंडियन हमारे जो अथॉरिटी है वो हाथ पे हाथ धरे बड़े प्यार, चैन, सुकून और इत्मीनान के साथ बैठी रहेगी। और जब ये अमेरिका में चालू होगा वो उनको पूछेंगे भारत की स्टडी कहाँ है। ये पागलपंती बंद करो। अभी ये जो अमेरिका के पेशेंट्स है उसमें हम लोग एक इंडियन सबसेट ला सकते हैं एनरोल करके। अभी जो सब बच्चों को मिल रहा है, मेरे जैसे बच्चे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं इंडियन मूल के, तो उनका स्टडी यूएस में ही कर सकते हैं। इंडिया के लिए दूसरे स्टडी का जरूरत नहीं है और ये इंडिया में भी वैक्सीन ला सकते हैं। और ये जो बच्चों को हो रहा है ना, ये तीसरी वेव की वगैरह बिगिनिंग कुछ नहीं है। ये कोविड एक्सपर्ट तो बेशर्म में हमको मालूम नहीं ये तीसरी वेव दूसरी लहर के पहले आती है या बाद में आती है, वो छोड़ दो। इसके छिपे डॉक्टर रवि गोडसे, यू आर सजेस्टिंग, डॉक्टर रवि गोडसे यू आर सजेस्टिंग देखिए कि आप जैसे आप हैं वहां पे अमेरिका में रहते हैं, तो वही इंडियन मूल के जीन वही है। हाँ। तो हम आपके एक्सपीरियंस और आपके बच्चों के जो वहां पे भारतीय मूल के रह रहे हैं उसको ले और सीधे बोरो करें। पेटेंट को लेकर पेटेंट पे जो बातचीत चली रही है कि वो हल्के किए जाएंगे, नॉर्म्स हल्के किए जाएंगे पेटेंट, तो यहाँ पे हम उसको लेके आ सकते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग, डॉक्टर रवि गोडसे? यस, वही सजेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरा वो जो बच्चों में हो रहा है उसके बारे में क्विकली बता दूं, ये शायद अच्छी न्यूज है, मतलब अचरज में नहीं आई है। पहले अगर 100 लोगों को होता था, बूढ़े लोगों को, 10 बच्चों को होता था, अभी 100 बूढ़ों में से वैक्सीन मिल चुकी है उनको, तो 20 बूढ़ों को हो रहा है और 100 बच्चों को हो रहा है। तो हम लोग बोले बच्चे उतने ही है, लेकिन बच्चों का परसेंटेज बढ़ गया है। हम बोले 50% केसेस बच्चे हैं, 50% केसेस बच्चे हैं, क्योंकि एडल्ट्स में केसेस नहीं। तो इसके छिपे पीछा कोई अच्छी न्यूज है, उसके तरह से भी देखना चाहिए। टोटल नंबर में सेम रहेगा, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज है। टीकाकरण एकमात्र हमारे हाथ में है। हमारे बच्चों का मंडे से स्टार्ट हो रहा है, इंडिया में भी वैसा ही करना चाहिए, कहीं से तो भी वैक्सीन पकड़ के। ये राइट। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का इंटरनल मेडिसिन की एक्सपर्ट हैं और कुछ कहना भी चाहिए। डॉक्टर स्वाति जी, ऑफ कोर्स पैनल पे स्वागत है। एक कॉलर भी भोपाल से हैं, वो पूछेंगे सवाल, लेकिन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी,
बिल्कुल प्रतीक जी, देखिए ये बहुत अच्छी खबर है कि अब नई-नई दवाइयाँ आ रही हैं। हमारे अपने डीआरडीओ ने भी एक दवा बनाई है, वहाँ अमेरिका से भी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, उसको हमारी सरकार ने भी अप्रूवल दिया है और 17 मई के आसपास भारत में भी ये दवा आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब डॉक्टर गोडसे ये बात बोलते हैं कि उन्होंने वहाँ भारतीय मूल के ऊपर टेस्ट करके हम रिज़ल्ट्स बता देंगे और उसके बेसिस पर हमें इंडिया में उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस अगर अमेरिका में अप्लाई करें, तो वहाँ का एफडीए इन चीज़ों को अप्रूव करेगा। क्योंकि हर देश का अपने नियम और कानून होते हैं, वो आपके नियम और कानून से नहीं चल सकते। लेकिन हमारे देश में एक बहुत अच्छी बात ये है कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवा हम बाहर से जो लेते हैं, उसके लिए अब हम बहुत शॉर्ट ब्रिज ट्रायल करते हैं, जो कि ज़्यादा लंबा-चौड़ा नहीं होता है। हम अभी तक जो मॉडर्ना और फाइज़र जैसी वैक्सीन्स को यहाँ नहीं लेकर के आ पाए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि उसका रेफ्रिजरेशन जो है वो बहुत कम टेम्परेचर पे चाहिए और हमारे भारत में वो लॉजिस्टिक्स नहीं है कि हम इतने कम टेम्परेचर पे दवाइयों को, वैक्सीन्स को दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचा सकें। इसीलिए हम अपनी स्वदेशी वैक्सीन्स, जिनको कि हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा राइट कर रहे हैं। राइट, डॉक्टर रवि गोड, आई एम कमिंग सर। ज़रूर हम तकलीफ में है कि हमारे पास आज वैक्सीन्स की कमी है और हमें बढ़ाने की ज़रूरत है और हम बाहर की वैक्सीन्स को भी लाएँगे ऐसे लोगों के लिए जो कि इनको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम उसे व्यापक तौर पे पूरे भारत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये संभव नहीं होगा, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई भी डॉक्टर रवि गोड से भारतीय मूल के भारतीय मूल के करोड़ों लोग इंग्लैंड और अमेरिका में रहते हैं। अमेरिकन मूल के इंडिया में कितने लोग रहते हैं? 4, 5, 6 जी ऐसा तो नहीं जो है। भारतीय लोगों पे स्टडी हुआ है अगर हम उन पे ट्रायल करके और आगे आपको देंगे तो क्या आपकी एफडीए अप्रूव करेगी? हरगिज नहीं अप्रूव करेगी। नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ये सब बनाए उन्होंने, एफडीए ने। और दूसरा तो चीज हमारी ये भी है, तो वैक्सीन्स बनी है। नहीं देखो, आप कह रहे हैं कि आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, राइट? अप्रैल से पता है हमको कोल्ड स्टोरेज लगता है। ड्राई आइस बनाया 1 घंटे में बनता है। ड्राई आइस बनाया तो कोल्ड स्टोरेज हो सकता है। हम लोग चांद से मंगल पे जा रहे हैं, हम लोग 2 कौड़ी का ड्राई आइस नहीं बना सकते। पिछले अप्रैल से 12 महीने विश्व की नंबर 5 की जीडीपी रो रही है कि हमारे पास डीप फ्रीजर फैसिलिटीज नहीं है, तो बनाओ ना 12 महीने। ये कितनी शर्म की बात है, ड्राई आइस नहीं बना सकते हम लोग। और अभी तो फाइजर कह रहा है कि 2 हफ्ते तक उसको डीप फ्रीज की जरूरत भी नहीं है। मॉडर्ना कह रहा है कि 30 दिन तक वो रेगुलर रेफ्रिजरेटर में रह सकता है। सहार पे लाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पे लाओ, आपको लोगों को वहाँ लोगों को तक लेने की जरूरत ही नहीं है। एयरपोर्ट पे बनाओ फैसिलिटी, जो लोग पैसा दे के आना चाहते हैं उनको सबको दे दो। जो वैक्सीन हाथ में लगी, ये अभी ये नहीं चलेगा, ये परमिशन करेंगे, वो समय गया अभी अपने हाथ से। डॉक्टर रवि गोड से, राइट डॉक्टर, मैं इसी पे आऊंगा, मोनोक्लोनल पे ही आना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि कैसे आप कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारी, ये हम जानना चाहेंगे। लेकिन डॉक्टर स्वाति कुछ उसमें ऐड करना चाहती वेरी क्विकली सो दैट कि मैं डॉक्टर विक्रम तावलकर के पास जा सकूं। जी बिल्कुल, देखिए प्रतीक जी, हम लोग किसी भी दवा के लिए अवर्स नहीं है और हम भी एज भारतीय चाहते हैं कि अगर कहीं भी विश्व में कोई ऐसी दवा है, कोई ऐसी वैक्सीन है जो कि हमारे भारतीयों की जान को बचा सकता है, तो भारत सरकार को उसे जल्द से जल्द लेकर आना चाहिए। और सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि वो इस तरह की दवाइयों और वैक्सीन को यहाँ लेकर के आए। लेकिन फिलहाल सबसे पहले जरूरी है कि जो हमारी मौजूदा वैक्सीन है उनके प्रोडक्शन की तरफ हम ध्यान दें, क्योंकि हमें करोड़ों वैक्सीन चाहिए, लाखों से हमारा काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो हमारा फोकस उधर भी बहुत तेजी से बढ़ाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर स्वाति एक कॉलर है जी, डॉक्टर स्वाति एक कॉलर है गीतांजलि भोपाल से, उनका सवाल लेते हैं और डॉक्टर विक्रम जवाब दे देंगे लंदन से। डॉक्टर विक्रम जवाब दे देंगे, राइट? गीतांजलि। हेलो जी गीतांजलि बोलिए। डॉक्टर विक्रम है लंदन से, आपके सवाल का जवाब देंगे जी। ओके, मैं जानना चाहती हूँ कि अभी 18+ को वैक्सीन अवेलेबल है, तो अभी भी इंडिया में वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है क्योंकि वैक्सीन लग नहीं पा रहा है जो यंग लोग हैं उनको। तो इसकी अवेलेबिलिटी, मतलब हम लोग को तो रजिस्ट्रेशन हम लोग करा चुके हैं बट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कब तक सोच सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन कंप्लीट हो पाएगा 18 to 45 ईयर्स ऑफ एज को? आपका 45 ईयर से ऊपर वाला एज है या 45 वाला है? बिलो 40। बिलो 40 वाला, बिलो 40 वाला। हाँ, तो ये एक बात है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सेकेंड वैक्सीनेशन कैसे हो
ये एक बात जरूर है, शॉर्टेज है निश्चित तौर से, लेकिन ये सवाल लगातार हमारे कोर्ट से लेकर राजनीतिक हलकों तक है और लगातार ये स्टेट्स का बात भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। आप भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश ने भी ये बात कही है कि वैक्सीन का प्रोग्राम कैसे सुचारू रूप से चले। डॉक्टर विक्रम, आप जोड़ना चाह रहे हैं कुछ इस पे, कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आ रहा हूं डॉक्टर रवि, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर विक्रम? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद प्रतीक जी और धन्यवाद गीतांजलि आपके प्रश्न के लिए। ये सच है कि अभी तो वैक्सीन की थोड़ी कमी देखी जा रही है भारत में, पर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रहा है। मेरी यही गवर्नमेंट से यही आशा होगी कि वो जल्द से जल्द जितने वैक्सीन प्रोड्यूसर और जितने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे बात करे, उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड करें, ताकि जल्द से जल्द जितना प्रोडक्शन हो सकता है, कोई भी वैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या रशियन वैक्सीन हो या फाइजर मॉडर्ना जब आ रहे हैं इंडिया में, तो जितना वो अपटेक कर सकते हैं और जितना जल्दी वैक्सीन को स्प्रेड कर सकते हैं, उतनी ही जल्दी ये पैंडेमिक थोड़ा सा काबू में आ जाएगा। और मैं श्योर हूँ इंडियन रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। होपफुली जब आपको पहला कॉल आएगा, कोई हेजिटेंसी मत रखिए। मैं भी ऑक्सफोर्ड ट्रायल का हिस्सा रह चुका हूं। वैक्सीन के बारे में बहुत सी रॉन्ग बातें फैलाई जा रही हैं, उनसे बच के जब आपको पहला कॉल आ जाएगा तब जाके अपना वैक्सीन ले लें। वो एक ही चीज है जो आपको, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को प्रोटेक्शन दे सकती है। होपफुली आपको जल्दी कॉल आ जाए। एक कॉलर है जिन्होंने जी, एक कॉलर है मयंक, आगरा से हैं, और उनका कहना है कि उनके फादर, वेरी सॉरी मयंक, उनका कहना है कि उनके फादर वेंटिलेटर पर हैं और 7 दिनों सर हैं, और उन्हें बस ये पूछना है कि आप जो तमाम सारी दवाइयों की बात कर रहे हैं और आप तमाम एक्सपेरिमेंट की जो बात कर रहे हैं, मोनोक्लोनल की भी बात करें, क्या ये राइट टाइम है देने का, ये अवेलेबिलिटी इसकी क्या है, ये वो जानना चाहते हैं। एक बेटा अपने पिता के लिए जानना चाहता है, फादर वेंटिलेटर पे हैं और वो जानना चाहता है कि कहां तक इफेक्टिव है। डॉक्टर संजीव, यस डॉक्टर संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर संजीव, देन मैं गुड से आपके पास आता हूं। डॉक्टर संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो अभी आपके कॉलर के पास जो कॉल आया है और वो वेंटिलेटर पे है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ऑलरेडी इन्फेक्शन तो हो चुका है, ये तो श्योर है। सीटी स्कोर हमें नहीं पता है, लंग कॉम्प्लायंस क्या है हमें नहीं पता, उनकी कोमोर्बिड कंडीशन क्या है वो भी नहीं पता है। एक भ्रांति हमारे यहाँ चलती है कि रेमडेसिविर चला दो। रेमडेसिविर इज नॉट ए वेरी इफेक्टिव। ये यूएस में अप्रूव है, बट WHO ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है। WHO का उसका ये है कि जिस आदमी को 30 को 4 दिन के बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट होना है, वो रेमडेसिविर देने से, मतलब 26 को आपने शुरू किया तो 4 दिन उसका लाइफ और प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो इट्स नॉट एन वेरी इफेक्टिव ड्रग। और एक जो फेविनार, जो अभी मेडिसिन की बात चल रही है, ये सारे हेपेटाइटिस सी बेस्ड मेडिसिन हैं। तो एज सच हमारे पास आज के डेट में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कंक्लूसिव जिसको हम दे दें और ये कह दें कि नहीं आप इस कंडीशन में लगा दें। और ये जैसे हमने इन्फ्लुएंजा के लिए एक मेडिसिन डेवलप किया है, टेमीफ्लू, हम 5 दिन लोगों को खिलाते हैं और लोग ठीक भी हो जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। लेकिन अभी ये क्योंकि वायरस का वेरिएंट हमेशा, और अभी हमारे पास 2-3 वेरिएंट पाए गए हैं अलग अलग तरीके के, तो इस कंडीशन में ये डिपेंड करता है कि उनका टोटल लंग कंप्लायंस और टोटल ओवरऑल हेल्थ का स्टेटस क्या है। और सिंस ही इज ऑन द वेंटिलेटर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कोई मेडिसिन अभी उनको सेव कर सकती है या नहीं कर सकती। बहुत डिफिकल्ट है, हमारे पास कोई कॉन्क्रीट इसका आंसर नहीं है। डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर यतिन मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है मेदांता के। थैंक यू सो मच डॉक्टर यतिन मेहता। देश में जाने माने स्पेशलिस्ट आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे साथ लगातार बने, क्योंकि चेस्ट से बहुत कुछ चीजें जुड़ी हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, डॉक्टर संजीव चौबे ने अभी साफ कहा कि कोई कंक्लूसिव मेडिसिन नहीं है। तो अगर हम मोनोक्लोनल इसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस से जुड़ी हुई ड्रग्स हैं, टारगेट थेरेपीज की बात कर रहे हैं आप, बात करें कॉकटेल है ये, और ये कितना इफेक्टिव है, और उसके दाम को लेकर भी बहुत है कि बहुत महंगी है। तो कहां तक अफोर्डेबिलिटी है इसको भी लेकर बात है, और ये कितना कंक्लूसिव है, कितना इफेक्टिव है,
जैसा कि डॉक्टर स्वाति भी अभी कह रही थी कि हम कैसे अप्रूवल करें और कितनी जल्दी जाएं, इस पर भी एक बहुत बड़ी सवाल है। मैं डॉक्टर यतिन मेहता के पास भी आऊंगा। खासतौर से बहुत ज्यादा चर्चा है इस समय लोगों की, और 4000 से ज्यादा मौतें हो तो मोनोक्लोनल थेरेपी की जो बात हो रही है। डॉक्टर यतिन मेहता मैं आता हूं और उसके बाद त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर रवि गोडसे, देखो ये जो इलाई लिली का है ये 87% चलता है, रेजेनरॉन का है तो ऑलमोस्ट 70-71% चलता है। लेकिन जो बेटे ने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का हथियार का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया तो 3-4 हफ्ते में हम महामारी को खत्म कर सकते हैं। और लेकिन हमारी क्षमता ये भी है कंडीशन में दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इस कंडीशन में दिया जाता है नहीं अगर वो नहीं वेंटिलेटर पे है या बहुत शुरुआती तौर पे देना चाहिए? सकता, वो उससे हानि होगी। क्या होता है, पहले 9 दिन बॉडी जूझता है वायरस के साथ। 9 दिन के बाद जब बॉडी हारने लगती है तब बॉडी इम्यून स्टॉर्म लाती है और सब डैमेज कर देती है। वो इम्यून स्टॉर्म के दौरान अगर आपने मोनोक्लोनल दे दिए तो हानि ज़्यादा होगी और फायदा कम होगा। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पहले 10 दिन में, लक्षण चालू होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर, हाइपोक्सिया होने के पहले, ऑक्सीजन कम होने के पहले अगर लगा दिया तो मानो 70-80% आप ठीक हो गए। लेकिन भारत इस शस्त्र का 2 तरीके से गैर इस्तेमाल करके, हमारी एक ताकत है कि उसका बैंड बजा देंगे पूरी दुनिया के लिए। पहला हम क्या करेंगे, जो लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या वेंटिलेटर पे है, मैं आपकी दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन वहाँ मोनोक्लोनल का कुछ यूज़ नहीं है। अगर मोनोक्लोनल दे दिए और उसका प्रॉब्लम आ गया तो व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल देंगे क्योंकि 50,000 की दवा लगाई भाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरा हम क्या करेंगे कि ये 80% इफेक्टिव है, काफ़ी इफेक्टिव है। इसका मतलब है 100 लोगों ने लिया तो 20 लोगों को फिर भी अस्पताल जा सकते हैं। जो अस्पताल 20 लोग जाएंगे उनके पूरे रिश्तेदार व्हाट्सएप पे जान निछावर कर देंगे ये न्यूज़ फैलाने के लिए कि ये दवाई ली थी फिर भी हमको अस्पताल जाना पड़ा। 80% इफेक्टिव मतलब ये 20% नहीं चल रही है। ये जो, और आपका एक क्विकली आप मेरे पास 30 सेकंड दे दे, तो जो पूछते हैं ना कि वैक्सीन का कैसा मिले 18 to 45, हम लोग क्या हवा में बात करते हैं 24 घंटा, कोई मीनिंग ही नहीं है। सप्लाई कैसे बढ़ाओ बोलो ना, मैं अभी बोलता हूँ 20 करोड़ से बढ़ा के दिखाता हूँ पूरे इंडिया का वैक्सीन सप्लाई 30 सेकंड में। जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनसे दरख्वास्त करो अभी 90 दिन रुक जाए। जो नेचुरल डिसीज से इम्यूनिटी मिलती है उससे अच्छी इम्यूनिटी वैक्सीन से मिलती है। तो अमेरिका में ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन इंडिया में डोसेस कम है। तो जो लोगों को कोविड हुआ है 90 डेज रुक जाइए। जो लोगों ने कोविशील्ड का पहला डोज लिया है वो दूसरा डोज 8 हफ्ते नहीं 12 हफ्ते तक दूर कीजिए। आपके पास फासला बढ़ाइए, आपके पास 30 करोड़ डोज और आ जाएंगे। ठीक है रवि, डॉक्टर रवि, ठीक है, आपकी बात को, ये तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनकी तरफ जाना चाहिए और इस पे डिस्कशन होना चाहिए। डॉक्टर यतिन मेहता, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत जी, जो डॉक्टर रवि गोडसे कह रहे हैं उस पर एक सवाल फिर ये खड़ा होता है, हमारे यहाँ बहुत डिफाइंड है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 है, और इसमें मेदांता के जो चेयरमैन है डॉक्टर यतिन, वो ज्यादा और बेहतर बताएंगे, हमारे यहाँ 94 है तो आप घर पे ही हैं, 90 तक घर पर हैं लोग, 85 तक। हम कैसे डिसाइड करें? और आप कह रहे हैं कि आप 8 दिन में डिसाइड कर ले मोनोक्लोनल उस पर जाना है, आपको उस थेरेपी पे जाना है और यू विल गेट 80% रिजल्ट, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमको तो रहना ही है घर पर, हमको तो घर पे ही रह के इलाज कर रहे हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमको जाके ये इंट्रावेनस ले लेना, और इंट्रावेनस लेना है तो हैव टू गो टू हॉस्पिटल। इंट्रावेनस हम कहाँ घर पे ले पाएंगे? ये तमाम सारी डिफिकल्टीज हैं जो हमको प्रैक्टिकली डॉक्टर रवि गोडसे, प्रैक्टिकली हम वी आर फेसिंग दिस, ये हमको फेस करनी है। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आ रहा हूं डॉक्टर रवि, of course I will come to you, Dr. Suryakant. You please reply, and then I will go to Dr. Yatin Mehta. I will come to you, Dr. Ravi Godse. Dr. Suryakant. देखिए प्रतीक जी, डॉक्टर रवि से और बाकी लोगों से मैं शेयर कर लूं कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, और उत्तर प्रदेश ये प्रदेश नहीं है, ये दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। 24 करोड़ की यहाँ जनसंख्या है। पिछले 3 हफ्ते से हम जूझ रहे हैं बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, टारगेटेड थेरेपी और उसकी तो अभी बात ही छोड़ दीजिए।
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर त्रिपाठी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और मैं वहीं से मैं भी आता हूं, लेकिन सच बताएं, ईमानदारी से बताएं, शायद बात हम लोग को ये नहीं करनी चाहिए थी, बात हमको यही दवाइयों की करनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि हम ऑक्सीजन और लॉजिस्टिक्स पर बात कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है डॉक्टर सूर्यकांत। नाउ यू प्लीज कंप्लीट। नॉट प्लीज। देखिए, हमें तो सब लोगों की बात करनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक तो बाद में आते हैं, पहले लोगों की जान पहले आती है। तो हम लॉजिस्टिक तो अरेंज करने की प्रोसेस में है, लेकिन जान कम संसाधन में, कम रिसोर्सेस में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की बचा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, छोटी यहाँ जो सेकेंड 3 टायर की सिटीज हैं, वहां पर RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट ही तीसरे चौथे दिन मिल रही है। हमारा प्रदेश में जो गांव, मेनली गांव में अभी पंचायत चुनाव हुए और गांव में काफी कोविड फैल गया। गांव में तो टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, टेस्ट वो कोई ले भी जाएगा तो 1 हफ्ते के पहले रिपोर्ट नहीं आएगी। आप सोचिए कि मैंने अभी 4 दिन पहले, 5 दिन, लगभग 1 हफ्ता हो गया है, शायद मैंने सब प्रोटोकॉल तोड़ के, दुनिया के प्रोटोकॉल, WHO का प्रोटोकॉल, ICMR का प्रोटोकॉल, यूपी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल, सब गवर्नमेंट तोड़ के गांव वालों को एक मैंने प्रोटोकॉल दिया, छोटा, केवल 4 दवा का। और उसमें मैंने कहा कि न जांच न रिपोर्ट करो, कोरोना पे सीधी चोट। और उसमें मैंने ग्रामीण भाइयों को सुरक्षित करने के लिए कहा कि इस समय कोरोना का परिवर्तित रूप है और हर लक्षण को आप कोरोना जानिए। नए नए आपके ग्राम प्रधान चुने, उनसे कहिए कि भैया 1 उंगली में लगाने वाली छोटी मशीन पल्स ऑक्सीमीटर हमें इंतजाम कर दीजिए, और नहीं तो आप लोग चंदे से खरीद लीजिए। और जिसका 94 से नीचे जाए ऑक्सीजन लेवल, समझ लेना कोरोना ही है, क्योंकि दूसरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए ना आपके पास डॉक्टर उपलब्ध है, ना लेबोरेटरी उपलब्ध है, ना टेस्टिंग उपलब्ध है। इसलिए आज की तारीख में जिस ग्रामीण भाई को अगर नया सिम्टम आया है, और सिम्टम भी कैसे कैसे आ रहे हैं भाई, सिर दर्द है तो कोरोना, आंख में खुजली तो कोरोना, नाक में पानी तो कोरोना, गले में खराश तो कोरोना, शरीर में दर्द तो कोरोना, बदन में दर्द तो कोरोना, और वॉमिटिंग हो गई तो कोरोना, डायरिया हो गया तो कोरोना। कहां नहीं है कोरोना? तो हर लक्षण को आप कोरोना समझिए, और जिसकी भी सैचुरेशन 94 से नीचे जाए उसको आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। केवल 4 चीजों से मैंने बताया, पैरासिटामोल जब आपका शरीर गर्म लगे यानी बुखार हो, आइवरमेक्टिन जो हमारा प्रोटोकॉल है यूपी का, डॉक्सीसाइक्लिन वो, और एक शॉर्ट कोर्स 5 दिन का प्रेडनिसोलोन भी दे दीजिए। इस प्रोटोकॉल को मैंने लागू किया है। मेरे ऊपर कोई अगर नोटिस भेजना चाहे भेज दे, मैं तैयार हूं कि आपने कहां से ये प्रोटोकॉल लाया है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, इस समय डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, नहीं कोई नोटिस की बात नहीं है। इस समय तो तमाम सारी सुविधाएं, मुझे तो बड़ा हैरानी है, डॉक्टर सूर्यकांत गांव में काम कर रहे हैं और डॉक्टर रवि गोडसे अमेरिका से हमको बता रहे हैं, और ये एक ऐसा अद्भुत पैनल है जिसमें एकदम गांव के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे भी एक डॉक्टर जो वर्क कर रहा है। मैं तो आपको नमस्कार करता हूं डॉक्टर सूर्यकांत, प्रणाम करता हूं, कम से कम जान तो बचा रहे हैं आप। वहां तो कोई है नहीं, वहां तो कोई नहीं है जहां पे आप जान बचा रहे हैं। डॉक्टर यतिन मेहता, मोनोक्लोनल थेरेपी पे बात हो रही है, आप इमरजेंसी केयर यूनिट के चेयरमैन हैं वेदांता जैसे हॉस्पिटल से। मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टर रवि गोडसे जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 80% रिजल्ट है, 80% रिजल्ट है, मैं ये जानना चाहता हूं, अप्रूवल हम लोग को मिल चुका है, हम इस पर कितनी जल्दी इसको, जब अप्रूवल के बाद है, हम कहां पे इसको यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं? जो डॉक्टर सूर्यकांत हैं, 20 सीट जो सिटीज हैं वहां तक कैसे ले जाएं, क्योंकि खतरे बहुत बड़े हैं। ये बात हमसे ज्यादा डॉक्टर यतिन मेहता जानते हैं। डॉक्टर यतिन मेहता, आपको सर आ रहा हूं, डॉक्टर संजीव आ रहा हूं, डॉक्टर स्वाति, मैं आप बनी होंगे हमारे साथ, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। डॉक्टर यतिन मेहता, अच्छा जी, ऐसा है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है अभी तो DCGI ने अप्रूव ही किया है एक्सपेरिमेंटल यूज के दरमियान, और वो अभी इंडिया में वो मार्केट भी नहीं हुई, होने वाली है, सिप्ला करने वाली है। इसलिए ऐसा कोई वो जड़ी रामबाण नहीं है जो सारी बीमारियों को ठीक कर देगा। वो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड में ही इस्तेमाल करना चाहिए, अर्ली स्टेजेस में करना चाहिए, लेट किया तो उससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सीरियस केसेस में, जैसे आपके पहले एक भाई साहब पूछ रहे थे कि उनके पिताजी वेंटिलेटर पे हैं, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उसमें कोई रोल नहीं है। इसलिए जिस तरह के पूरा देश पागल हो गया है रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब कहते हुए, उनकी इंडिकेशन में लिमिटेड है, वैसे ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है जिससे सारा ठीक हो जाएगा।
इसलिए मेहरबानी करके हमें लिमिट उसका स्पेसिफिक यूजेज करना पड़ेगा, क्योंकि महंगी दवाई है और ज्यादातर इंट्रावीनस लगती है, जैसे आपने ठीक बताया। इसलिए हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ही लग पाएगा। इंट्रावीनस तो आप घर पे कैसे देंगे, एक्सपेरिमेंटल, वो भी कंसेंट वगैरह लेके। इसलिए अभी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, इटली में भी अच्छे हैं, यूएस में भी अच्छे आए हैं, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट, ज्यादा सीवियर नहीं हुई बीमारी, ज्यादा गंभीर नहीं हुई, तभी उसका इस्तेमाल है। और जल्दी जब बीमारी शुरुआत में इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। लेकिन आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर सूर्यकांत जी ने जो बताया कि सबको प्रेडनिसोलोन दे दीजिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। प्रेडनिसोलोन की साइड इफेक्ट्स होती है, चाहे आप गांव में हो या शहर में, सरासर गलत है। बॉडी सेम रहती है। इसलिए बिना कंफर्मेशन के प्रेडनिसोलोन पहले 5 दिन में देंगे तो नुकसान ही होगा, क्योंकि उस टाइम वायरस रेप्लिकेट करता है, वायरस आपके बदन में ग्रो कर रहा है। इसलिए निमोनिया और सीरियस हो सकता है अगर आपने बिना जाने शुरुआत के 4-5 दिन में बिना एंटीवायरल दवाई दिए स्टीरॉइड दिया। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, ऑफ कोर्स आप ऐड करना चाह रहे हैं। डॉक्टर सूर्यकांत को चांस देना चाहूंगा, कुछ दवा उन्होंने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दी थी। डॉक्टर यतीन मेहता ने मेरी पूरी बात नहीं सही। मैंने कहा जिनका सैचुरेशन 94 से नीचे आ गया है, अरे भाई सिम्टम आ गए, 94 से नीचे आ गया, वायरल रेप्लिकेट करेगा तो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, इन्फ्लेमेटरी मार्कर, आप सीआरपी दे के स्टेरॉइड देंगे। गांव में टेस्टिंग नहीं हो रही है, आप क्या ऐसे ही मरने छोड़ देंगे उनको? डॉक्टर यतीन मेहता, ये गुड़गांव नहीं है, मेदांता नहीं है, हम उत्तर प्रदेश के लाखों गांव की बात कर रहे हैं, हजारों गांव की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी आदमी की जान उतनी प्यारी है जितनी मेदांता के मरीजों की जानकारी। वही तो मैं कह रहा हूं, वहां पे सुविधा नहीं है टेस्टिंग की। आप कह रहे बिना कंफर्म करके मत दीजिए, आप कह रहे बिना कंफर्म करके मत दीजिए। वहां टेस्टिंग कहां है, टेस्ट कहां है? वो तो बिना टेस्ट के ऐसे आप ऐसे तो ऐसे ही मर जाएगा। नहीं, गलत चीज मत बताइए आप। राइट। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, डॉक्टर स्वाति, मैंने आपको देख लिया, मैं आ रहा हूं, मैंने आपका हाथ देख लिया। आज पैनल बड़ा है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, देश दुनिया के डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर चौबे, मैं आपके पास, ऑफ कोर्स आपने बहुत पहले हाथ उठाया था, मैं आ रहा हूं। और लंदन से डॉक्टर विक्रम हमारे साथ भी मौजूद है, बड़े धैर्य से मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। सवाल दरअसल यही है कि स्टेरॉइड, जो दवा डॉक्टर साहब ने नाम लिया था, वो स्टेरॉइड है। आज चाहे उन्नाव से कॉलर हो, चाहे फर्रुखाबाद से कॉलर हो, छोटे छोटे सी क्लास सिटीज हैं, गांव के लोग स्टेरॉइड जैसे चीजों को समझ चुके हैं। अब वो पूछते हैं कि इससे तो 2 दिन में आदमी खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके रिप्लिकेशन, उसका क्या लक्षण है, उसके बाद क्या होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि टेस्टिंग हो नहीं रही है, टेस्ट होने के 4 दिन बाद रिजल्ट पता नहीं चलता सही या गलत। ये दिक्कत है डॉक्टर्स के साथ जो बी और सी क्लास सिटीज में बैठे हुए हैं, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रही है। तो क्या इस वक्त मौजूदा समय में क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, तो यही सवाल बना हुआ है। आज पैनल में यही बात है। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने एक बात कही थी, आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में है लखनऊ में, वहां से उन्होंने एक बात कही, प्रिस्क्रिप्शन की एक बात कही। मेरे पास एक कॉलर नोएडा से मंजू काला है, उन्होंने कहा कि वो प्रिस्क्रिप्शन एक बार फिर से प्लीज कहिए डॉक्टर साहब, बता दें। मैं प्रिस्क्रिप्शन बताने को नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, वो जो दवा थी वो स्टेरॉइड है और उसके बारे में तमाम सारे गाइडलाइंस, तमाम सारी बातचीतें हैं और तमाम तरह की चीजें कही जा रही डॉक्टर्स की तरफ। मैं चाहूंगा, मेरा सिर्फ एक मात्र लक्ष्य है कि 6 डॉक्टर जो यहां पे मौजूद हैं, उनसे सिर्फ एक बात है कि इस समय देश के सामने जो समस्या है उसमें जान बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य है और कुछ नहीं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं आपके पास आज डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से भी एक घोषणा है, एक दवाई की, और उसको कहा गया वो ओरल मेडिसिन है जो शायद अभी तक नहीं थी, अब हमारे सामने है। और डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने एक बात कही, डॉक्टर यतीन ने भी, दोनों के पास अनुभव है, दोनों बहुत बड़े देश के डॉक्टर्स हैं, दोनों के पास अपने अनुभव है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं गांव में और बड़े शहरों तक, और जो बात डॉक्टर गोट से कह रहे हैं वो भी एक बात है कि हम कैसे बचाएं, कैसे करें। तो कोई भी थेरेपी है तो अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। डॉक्टर स्वाति।
देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि चाहे डॉक्टर यतिन हो, डॉक्टर त्रिपाठी हो या डॉक्टर गौडसे हैं, हर कोई सही बात ही बोल रहा है। केवल हमें उसको उस परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। जो डॉक्टर यतिन ने कहा वो सही कहा कि शुरुआती दिनों में अगर हम स्टेरॉइड को यूज करेंगे तो उससे जो है और ज्यादा वायरल रेप्लिकेशन हो सकता है। वहीं जो डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा वो भी सुनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब ऑक्सीजन लेवल फॉल हो जाता है तब वो सजेस्ट कर रहे हैं, और ये भी एक इंडिकेशन है स्टेरॉइड का। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोरोना जैसी बीमारी जो है ये एक चाबी से सारे ताले नहीं खुलेंगे। डॉक्टर स्वाति मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत सॉरी, वेरी सॉरी। फ्लो को रोकना बहुत गलत है। ऑक्सीजन फ्लो दो वजह से रोका हो सकता है। एक तो लंग्स इस्तेमाल है तो फॉल हो रहा है, एक हार्ट है तो एकदम से फॉल कर रहा है। तो अगर वो एकदम से फॉल रैपिड फ्लो है तो हार्ट की प्रॉब्लम कहीं है, और अगर धीरे धीरे है तो लंग की है। तो स्टेरॉइड कहां देना है, कैसे देना है, ये तो डॉक्टर ही तय करेगा। हम कैसे तय कर सकते हैं कि स्टेरॉइड लेना। लेकिन हो ये रहा है कि काउंटर पे जाके स्टेरॉइड ली जा रही है, जो कि बेहद घातक है। डॉक्टर स्वाति। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है प्रतीक जी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी दवा अपने आप से ले रहा है बिना समझे कि ये, देखिए स्टेरॉइड भी दो धारी तलवार है, एक जहां फायदा करती है वहीं नुकसान भी करती है। इसलिए किसी को भी कम से कम अपने आप तो बिल्कुल ही ये दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। किसी डॉक्टर के निगरानी में ही आपको ये दवाइयां लेने की जरूरत है, क्योंकि एक इंडिकेशन नहीं है। देखिए मेडिसिन जो है, आज कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, यहाँ बैठे कोई पैनलिस्ट ऐसी दवा नहीं, एक बीमारी का नाम नहीं ले पाएंगे जिसके हमारे पास 10 दवाइयां ना हो। और वो 10 दवाइयां हम हर व्यक्ति में नहीं देते हैं। हर व्यक्ति में अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल होता है, उसके इंडिकेशंस फर्क होते हैं, और यही मेडिसिन की ब्यूटी है। और देखिए मेडिसिन जो है इवॉल्व कैसे हुई है, जब परेशानियां होती है। देखिए अगर गरीब मर रहा है बीमारी से और हमारे पास 50,000 की दवा है, अगर हम उसे नहीं दे पा रहे तो हम डॉक्टर्स एक नया तरीका निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसकी जान बचाएं। और इसी वजह से मेडिसिन आज यहाँ आकर के खड़ी हुई है, क्योंकि हमने विपदाओं में ही ये दवाइयां निकाली हैं। जब ऐसी बीमारियां आती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, तब डॉक्टर्स ही एक्सपेरिमेंट करके ऐसी ऐसी दवाइयां निकालते हैं जिनसे कि फिर आगे चल करके उनसे फायदा होता है। तो ये एक स्टेज है जो हमेशा डॉक्टर गोडसे वो कंपनी जिसकी ये है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, 50,000 रुपए के आसपास वो आपका दवाई है। और एक बड़ी मुश्किल ये है कि इस देश में कैसे वो आए, और ये भी है कि गरीब आदमी तक कैसे। डॉक्टर सूर्यकांत जिस आदमी को देख रहे हैं उसके पास अगले दिन खाने का रोटी नहीं है, शाम को रोटी कैसे मिलेगी, उसके सामने समस्या है। लेकिन उसको बचाना इसलिए इस समय वैसे भी किन्हीं भी हालातों में बचाना चाहिए। ये स्टेट की भी जिम्मेदारी, हमारी सबकी समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ऐसे हालात में, महामारी के हालात में अगर हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं तो वो स्प्रेडर भी है, वो एटम बम की तरह समाज में घूम रहा है। तो आपकी दवा तो बहुत महंगी है, तो कैसे उसको इफेक्टिवनेस है अगर, तो उसको कैसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करें और कैसे उसको यूज में लाएं, एक समस्या है। बहुत महंगी है दवा। एक मिनट में बोलता हूं, सब हवा में बात चल रही है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा है। अगर अमीर आदमी को मिलता है दवा और वो अमीर आदमी ठीक होता है, तो अमीर आदमी अस्पताल में बेड नहीं अड़ा रहा है, तो जैसा बेड की संख्या भी कम होगी। अमीर आदमियों को अगर पता चलेगा कि ये दवा 50,000 की खरीद सकते हैं, और वैसा रेमडेसिविर, टोसिजुमाब लोग तो खरीद रहे हैं, मैं एकदम आराम से बोलता हूँ, बहुत सिंपल है ये सब कहते हैं ना, ऑक्सीजन सिर्फ अस्पताल में लगता है, अभी उसका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में भी आया है, वो घर पे भी कुछ कुछ लोगों को दे सकते हैं। मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। सबसे अहम चीज़ है, 10,000 अगर पेशेंट है आपको, और ये 10,000 पेशेंट हाई रिस्क है, और वो 1-2 हफ्ते में आपके पूरे हॉस्पिटल वेंटिलेटर सब बढ़ाने वाले हैं। अगर आप 10,000 लोगों को ठीक कर दिया आपने, तो मानो पूरा बेड का शॉर्टेज, ऑक्सीजन सब ठीक हो गया। तो ये 10,000 लोग कौन है आपके, हाई रिस्क है, हमको तो ऑलरेडी पता है। तो मेरा आइडिया ये है, पिट्सबर्ग में, अमेरिका में हम ये करते हैं, इंडिया में भी आराम से कर सकते हैं। RT-PCR पॉजिटिव के पहले तो ये दवा दे नहीं सकते। और सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि 4-5 दिन लगते हैं ना, तो एक ऐप बनाए फ़ोन पे, क्या भी उसको रवि ऐप कह सकते हैं, उसमें 7 सवाल होंगे। अगर आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, आपका वजन ज़्यादा है, कैंसर की बीमारी है, COPD है, ये ऐसे 7 सवाल होंगे। अगर आपका स्कोर 5 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब आप हाई रिस्क हो। ये 5 का QR कोड लेके आप ऐसे जगह पे जाएंगे, वहाँ पे RT-PCR टेस्टिंग भी होगी और वहाँ पे आपको दवा भी लगेगी। तो वहाँ जाओ, RT-PCR टेस्टिंग का अर्जेंट 1 घंटे में रिजल्ट दे दो,
जो पॉजिटिव है उनको ये शॉट लगाओ, 80% ठीक हो गए, हंसते हंसते घर गए। और ये 80% लोग पूरे नेशन के ऑक्सीजन खाने वाले थे, वेंटिलेटर्स, बेड अड़ाने वाले थे। जब ये लहर, खुशी की लहर फैल जाएगी समाज में, जब उनको पता चलेगा कि अगर ऐसा कुछ है जो कोरोना को मात दे सकता है, तो अमीरों ने गरीबों में लिया तो फर्क नहीं पड़ता। अभी अमीर लोग जिनका एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग हम बिना वजह कर रहे हैं, उनका टेस्टिंग पॉजिटिव आया तो वो डर गए। डॉक्टर चौबे एंड डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर चौबे एंड डॉक्टर विक्रम, आई एम कमिंग। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत और डॉक्टर यतिन, जो गोडसे साहब कह रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट भी बता रहे हैं। सूर्यकांत जी, आप एकदम बिल्कुल यूनिट पे बैठे हैं, जहां पे गांव है, जहां पर बिल्कुल एकदम नीचे है स्थल, आप वहां पे बैठे। मैं डॉक्टर चौबे आ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं बेहद कीमती समय है आपका, मैं बिल्कुल आ रहा हूं डॉक्टर साहब, और मैं आपके एक एक समय को इस देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं। तो डॉक्टर सूर्यकांत, अब सवाल ये है, डॉक्टर यतिन, दोनों के पास यही सवाल है कि डॉक्टर गोडसे जो कह रहे हैं कि जो 10,000 बेड लोग, बड़े लोग जो 2.5 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए खर्च करके बेड को लिए हुए हैं, और या जिन्होंने 5 से 10 लाख रुपए दिए हैं बेड को रोकने के लिए, वो बेड आप किसी ऐसे जरूरतमंद को दे सकते हैं अगर ये दवा यूज करें, इनिशियल स्टेज पे यूज करें, आरटीपीसीआर भी एक जगह हो, एक ही रूफ के अंदर उस चीज को प्रैक्टिकली हम निकाल लें। तो क्या ये हम नहीं सोच पा रहे हैं, या हम सोच रहे हैं हम इसको यूज नहीं करना चाहते? ये सवाल हर देशवासी के दिमाग में इस वक्त आ रहा हो। डॉक्टर त्रिपाठी पहले एंड डॉक्टर यतिन, डॉक्टर यतिन जो है वो वेदांता में है, गुड़गांव में, और आप हैं लखनऊ में बैठे। डॉक्टर त्रिपाठी, देखिए, इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे बड़ा अस्पताल है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। 25 साल से मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में यहाँ कंसल्टेंट हूँ। पिछले 10 वर्षों से आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन हियर। और मैं आपको बता दूं कि जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ और जब ये प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन आई, तो मैंने कहा कि भाई जो 250 रुपए वैक्सीन दे रहा है उसको वैक्सीन लगा दो, उसकी उम्र क्यों पूछते हो? पहली बात, प्राइवेट सेक्टर को मैं डॉक्टर गोडसे की बात से बिल्कुल सहमत हूं। इनोवेशंस और बिना टाइम गंवाए ऐसी चीजों को लागू करना बिल्कुल सही है देश के लिए। हमारा देश 3 भागों में बटा हुआ है। एक अपर स्ट्रेटा है जो 7 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स पेयर हैं, एक मिडिल ग्रुप है और एक बेचारा गरीब है। हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, हम गरीबों के डॉक्टर हैं, हम उनके लिए सोचते हैं। हमारी सोच उनकी सोच से प्रभावित होती है और इसीलिए हम रोज ये सोचते हैं कि उनके लिए क्या हम मैक्सिमम कर पाए। डॉक्टर गोडसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपर स्ट्रेटा के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि भाई मॉडर्न, फाइजर जल्दी से जल्दी वैक्सीन निकाल दीजिए, चाहे वो 1 लाख की मिले, उन्हें आने दीजिए हमारे देश में। अरे कम से कम 1 लाख ही लोग होंगे जो उनको लगवा लेंगे मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को, उनको लगाने दीजिए। कम से कम कह तो सकेंगे कि हम 1 लाख ऊपर का जो स्टेटा है उसने हमारी वैक्सीन लगवा ली। तो बाहर से जो भी चीज एविडेंस बेस्ड आ रही है, चाहे कॉस्टली हो, चाहे लॉजिस्टिक उसमें जुटाने पड़े, चाहे जैसे रवि गोडसे जी ने कहा कि अगर वो भी एमओयू साइन हो सकता है कि अगर हमारे इंग्लैंड के और यूके के और यूएस के बच्चों पे ट्रायल करके और बच्चों की वैक्सीन यहाँ आ सकती है, उसकी हमें थोड़ी साइंटिफिक थोड़ी सी वैलिडिटी देखनी पड़ेगी। अगर पॉसिबल है तो वो भी मैं सहमत हूँ। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा गाँव के लिए हम क्या करें। हमने आप देखिए, एक अब कोविड का प्रिस्क्रिप्शन मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, पिछले 14 महीने से 14-15 उसमें दवाई लिखी रहती हैं। अरे गांव वालों के पास खाने के 2 वक्त के खाने नहीं इस समय मिल रहे हैं, वो 14-15 दवाई कहां से खरीदेगा? टेस्टिंग हो नहीं रही है, टेस्ट हो भी जाएगा तो 1 हफ्ते के पहले रिपोर्ट नहीं आएगी। और रही बात वायरल रेप्लिकेशन की, तो पहला सिम्टम जब आता है तो तब आता है, रेप्लिकेशन के कारण सिम्टम नहीं आते हैं। सुन लीजिए सब लोग, सिम्टम आते हैं इन्फ्लेमेशन एंड एक्जुडेशन के कारण। तब तक तो रेप्लिकेशन पीक पे पहुंच चुका होता है, और जब 94 के नीचे ऑक्सीजन आ चुकी होती है तब बिल्कुल है, जान केवल 2 चीजों से बच रही है अभी तक। आप उठा लीजिए किसी भी, चाहे वो नाइस की गाइडलाइन हो, चाहे WHO का रिकमेंडेशन हो, केवल 2 चीजें जान बचा रही हैं, एक ऑक्सीजन और एक स्टेरॉइड। रेमडेसिविर जान नहीं बचाता है। क्या गलत नहीं किया हमने? रेमडेसिविर लगा कर अभी भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं हम रेमडेसिविर? हम गलत कर रहे हैं। डॉक्टर यतिन मैं ब्रेक में जाऊं। डॉक्टर यतिन ऑक्सीजन क्यों लगा रहे हैं हम? काला बाजारी। राइट डॉक्टर, आई एग्री डॉक्टर त्रिपाठी, आई एग्री। काला बाजारी, इन्फ्लेमेशन जो है वो पहला साइन है, दिस इज ट्रू, ये बात सच है डॉक्टर त्रिपाठी आपकी। अब सवाल ये है डॉक्टर यतिन, आप इंटेंसिव केयर देखते हैं, जहां जो इस पैनल में मौजूद है उसमें इंटेंसिव केयर देखने वाले उसके चेयरमैन आप हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो वो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल
है और वो कर रहे हैं। तो जहां तक सवाल थी स्टेरॉइड को लेने की, वही जान बचा रही है और ऑक्सीजन, तो कैसे इस्तेमाल हो ये दिमाग में आएगा, जरूर आएगा। डॉक्टर यतिन मेहता। देखिए जी, जो रिकवरी ट्रायल हुआ था, इंग्लैंड का बहुत बड़ा ट्रायल हुआ था, जिसने देखा है कि मौत कम हो जाती है ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट्स को अगर स्टीरॉयड दिया जाए तो। घर पे जो मरीज है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उसको स्टीरॉयड्स का फायदा नहीं है, उसका नुकसान हो सकता है। मैं यही मेंटेन करूंगा, आईसीएमआर की गाइडलाइंस आप देख लीजिए, हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन लीजिए, उन्होंने पूरे देश को देख के गाइडलाइंस बनाई है। उन्होंने अलग अलग गाइडलाइंस नहीं बनाई कि शहरों के लोगों के लिए अलग और गाँव के लोगों के लिए। तो वो एक बात। दूसरी, मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश से एग्री करता हूँ और डॉक्टर गोडसे से भी एग्री करता हूँ कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो आ रही है, अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुई, वो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको ऑफर, अगर इंडिकेशन है कि वो अर्ली डिजीज है, कंफर्म्ड आरटीपीसीआर कंफर्म्ड बीमारी है, अर्ली डिजीज है और माइल्ड टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा इसका मतलब गंभीर बीमारी नहीं है, तो उनको जरूर देना चाहिए। तो ये बात उनकी सही है कि आप एक फैसिलिटेशन सेंटर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में बना लीजिए और उनको ऑफर कीजिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको जरूर देनी चाहिए। पर ये डॉक्टर यतिन ऑफ कोर्स कम्स जी। डॉक्टर यतिन की बात को अगर हम यहाँ पे इस पर फुल स्टॉप करें, थोड़ा सा ड्रॉ करें, तो डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर संजीव चौबे दो डॉक्टर हैं जिनके पास मैं अभी इस हिस्से में नहीं आया हूं। आपका कहना है कि मोनोक्लोनल इस्तेमाल की जा सकती है और उसको करना चाहिए दोज हु कैन अफोर्ड, जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी जल्दी से पुष्टि होनी चाहिए। सवाल यही है बड़ा कि इसको करिए, अगर कुछ लोग बच सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो, और बाकी बेड खाली होंगे, तो एक लॉजिस्टिकली एक अप्रोच बनेगी जहां पे हम तीसरी जिसकी बात, लहर की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं हम उसको टैकल कर सकते हैं। इसी सवाल के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर विक्रम एंड डॉक्टर संजीव आपके पास आते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बातों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। किसी कॉलर ने मुझे ये मैसेज किया, उन्होंने कहा कि सम अप कर दीजिए बात का जो इस तरह बहस हुई है, क्योंकि पॉलिटिकल खबरों में तो कहीं की भी चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन इतनी जो बात हुई उसको एक सम अप कर दीजिए। मोनोक्लोनल थेरेपी पे एक सहमति बनती, वो ये कि अगर अफोर्ड की जा सकती, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वहां तक अप्रूवल मिल चुका है देश में, तो वहां पे उसको दिया जाना चाहिए। अभी तक की बहस में निकल के आया। और डॉक्टर गुड से मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा, आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बाहर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जैसे डॉक्टर विक्रम है, जैसे चौबे हैं, इस वक्त देश को जरूरत है आपकी भी, और हर तरह से जरूरत है। जब मैं कह रहा हूं मदद, आप हमारी मदद कर रहे हैं, जब व्हेन यू आर सेइंग टू मी, यू आर सजेस्टिंग टू मी समथिंग अबाउट द मेडिसिन। लेकिन अगर इस मुल्क को, मेरे मुल्क के हालात, आपको इस मुल्क के हालात मालूम है, अगर कहीं किसी एनजीओ को या किसी फोरम को आपकी जरूरत हो, तो आप आगे आए, हाथ बढ़ाएं। किसी तरह से इस देश को जरूरत है आपकी, और ये आप बेहतर समझ रहे हैं एज फार एज द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन इज कंसर्न। ये कहने में मुझे बिल्कुल कहीं से कोई हिचक नहीं। अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़ी तो मांगने में मुझे कोई जरा सा भी एतराज नहीं, डॉक्टर गुड। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज टू डॉक्टर विक्रम। डॉक्टर विक्रम, सवाल यह है कि अब ऐसी स्थिति में जब हम ये मान चुके हैं कि पहली बात तो हुई, दूसरी बात हम दूसरे स्टेज पर आ रहे हैं, अब यह कि थर्ड लेयर को लेकर है, बच्चों की बात को लेकर है कि हम कैसे निपटें, क्या करें, तो हमको कैसे तैयारी करनी है थर्ड वाले को। ये एक तो सजेशन आपका चाहिए वैक्सीन को लेकर, और दूसरी बात ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, ओरल मेडिसिन जो आज इंट्रोड्यूस हुई है, वो कितनी इफेक्टिव हो सकती है, और वो क्या आप लोगों ने उसका वहां पे इस्तेमाल किया है। डॉक्टर विक्रम काउलकर। धन्यवाद। तो दो चीजें कहूंगा। पहले तो जब आपका डिस्कशन हो रहा था, तो सूर्यकांत जी को मैं बहुत प्रशंसा करूंगा उनकी, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पर गरीबों के साथ जो काम कर रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि उनके लिमिटेशंस है, उनको फैसिलिटीज नहीं है। क्या करना है? दूसरी चीज जो कहना चाहूंगा, जो कि वैक्सीनेशन के बारे में, कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द बढ़ना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट सब यूरोपियन देशों के पास, अपने खुद के साइंटिस्ट के पास कोवैक्सीन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसोर्सेज दे रहा है। तो जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन बच्चों को एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ट्रायल्स जो बाहर हो चुके हैं उससे लग रहा है कि बच्चों में अच्छी इफेक्टिवनेस है। तो ये जल्द से जल्द बच्चों के लिए ओपन करना चाहिए। पर ये भूलना नहीं चाहिए कि सबसे वल्नरेबल लोग जो हैं,
जो अभी 40-50 के ऊपर हैं, उनका उतनी ही तेजी से वैक्सीनेशन जारी रहना चाहिए। तो मिलिट्री को, आर्मी को इन्वॉल्व करके, बड़े स्टेडियम्स इन्वॉल्व करके जितना आप फैला सकते हैं, उतनी जल्दी से ये वैक्सीन पहुंचाने की जरूरत है। बच्चों आ जाए तो थर्ड रिलेटिवली यंग एडल्ट्स, जो पॉपुलेशन है, जो एडल्ट 40-45 के ऊपर, वो तो वैक्सीनेशन में प्रोटेक्ट हो जाएगी, तो बच्चों और यंग एडल्ट्स में ज्यादा असर दिखेगा। पर फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये माइल्ड इलनेस रहेगा। बहुत रेयरली बच्चों में कुछ इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक कंडीशंस हो जाते हैं। तो कोई भी लक्षण दिखते हैं तो देर मत कीजिए। पर रिएश्योरेंस की बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों में ये माइल्ड इलनेस ही रहेगा। तो वही जो चीजें जो पहले हम कहते थे, मास्क, सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, और जितनी जल्दी हो सके जितने वैक्सीन आप पहुंचा सकते हैं, उतने जल्दी आप आगे के वेव्स कम रेड्यूस इंटेंसिटी और प्रिवेंट कर सकेंगे। तो ये डॉक्टर संजीव चौबे जी, थैंक यू डॉक्टर, जरूरी है। डॉक्टर संजीव चौबे, वक्त कम है लेकिन मैं आपके पास मैं आ रहा हूं स्वाति, डॉक्टर स्वाति आ रहा है। डॉक्टर संजीव चौबे, आपका एक्सपीरियंस है, चाइना में आप हैं और सक्सेसफुली उन्होंने लड़ाई लड़ी है। मैं चाहता हूं कि इस देश में, इस मुल्क में, आपके अपने इस मुल्क में कैसे लड़ी जाए और कैसे आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं डॉक्टर संजीव चौबे। सबसे पहले मैं सबसे पहले ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं सूर्यकांत जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ। और जहाँ तक हम लोग पहले डिस्कशन की बात कर रहे थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की, वो इंटरल्यूकिन बनाना इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फिजिबल। इतना एक्सपेंसिव मेडिसिन हम एक आम आदमी को नहीं अफोर्ड करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा सूर्यकांत जी का जो असेसमेंट है उसमें स्टेरॉइड को जो रोल है, जो उसका रोल है, उसमें थोड़ा सा उनको वहाँ पे कहीं पे करेक्शन करना चाहिए। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, उस जगह पे वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी पे एक छोटा सा अस्पताल होता है, जहाँ पे पहले हार्ट अटैक होता था और 50% पेशेंट तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते थे, रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती थी। दूसरी बात डॉक्टर गोडसे की बात है। हम लोग अलग अलग देश के अलग अलग सेटअप में बैठे हुए हैं। डॉक्टर गोडसे के यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है वो उस लेवल पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर यतीन के यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम ग्रॉस रूट की बात करें, अपने इंडिया को एक्चुअल को हम पहचानें, तो वहाँ पे हमें ज़मीनी स्तर पे जाके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम वाकई में क्या है। जो डॉक्टर सूर्यकांत कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो भी एक तरह से देखा जाए तो एक पहलू में ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्टेरॉइड को लेकर मेरा उनसे थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरा जो मेरा एक सबसे जो एक ये है कि हमें अभी तक नहीं पता है कि जो हर्ड इम्यूनिटी का थ्रेशोल्ड है वो कितना है। हर्ड इम्यूनिटी जो हम HID बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड हमें नहीं पता है। इसलिए तो जितना ज़्यादा हो सकता है वैक्सीनेशन देने के लिए, जितना कोशिश करें कि हम वैक्सीन को प्रमोट करें और जितने भ्रांतियाँ और मिथ हैं उसको बाहर निकालें, और हम प्रमोट करें कि सारे लोग वैक्सीन लगाएं। कम से कम अगर हम 60 to 70% इस कोविड को वैक्सीनेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक हर्ड इम्यूनिटी की ओर मूव कर जाएंगे। जो थर्ड वेव आएगा भी, डॉक्टर स्वाति, सिम्टम्स थोड़े अलग होंगे और थोड़ा डॉक्टर गोडसे मैं आ रहा हूं, कमिंग डॉक्टर गोडसे आ रहा हूं मैं। वो कॉस्ट वाले पे बात मुझे मालूम है, कॉस्ट वाली बात आएगी, जरूर आएगी इस मुल्क में, जरूर। ऑफ कोर्स डॉक्टर रवि गोडसे, इफ यू कैन सजेस्ट कि वो है जो दाम को लेकर है, वो जो कॉस्ट को लेकर वो बात जरूर यहाँ पर है, तो वो जरूर है। लेकिन हाँ, आपका एक कैलकुलेशन है कि एक आदमी जाता है 2.5 लाख 3 लाख रुपए के बेड पे खर्चा आता है उसके इलाज में, तो 50,000 रुपए का इंजेक्शन अगर वो बैठ रहा है तो एक तरह से तो वो इफेक्टिव है, लेकिन कितने लोगों को दिया जा सकता है, ये एक बात बहुत सवाल बड़ा है। तो रवि गोडसे मैं आता हूँ। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी प्लीज। देखिए प्रतीक जी, एक बात समझनी बहुत जरूरी है, चाहे बाहर बैठे हमारे डॉक्टर साहब हों जो आजकल हैं, जो हमारे साथ पैनल पर है, या भारत के डॉक्टर हों, हर किसी का मकसद यही है कि हम डिजीज बर्डन को कम करना चाहते हैं, हम मृत्यु दर को कम करना चाहते हैं। चाहे हम 10 रुपए की दवा का इस्तेमाल करें, चाहे हम 50,000 की दवा का इस्तेमाल करें, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। एक ही दवा का हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन मकसद वही है। लेकिन एक चीज है जिसका हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है वैक्सीन। तो इस वक्त अगर
अगर हम अपना सबसे ज्यादा दामोदार अगर वैक्सीन के ऊपर लेकर आए, क्योंकि भारत में इस वक्त बहुत स्लो हो गया है वैक्सीनेशन, उसको अगर हम लेकर के आए और जैसे भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर वैक्सीनेट कर पाते हैं तो वही हमें अल्टीमेटली जीत की तरफ अग्रसर करके लेकर के जाएगा। हम जरूर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी लेकर आए, जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं हम उनको लगाए ताकि डिजीज बर्डन कम हो, और जहां हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते वहां जैसे डॉक्टर सूर्यकांत कह रहे हैं कि हमें अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए डिजीज बर्डन को, मृत्यु को कम करने की जरूरत है। तो ये एक अप्रोच है जो पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड के लिए सेम नहीं हो सकती। हर जगह अलग अलग सिटीज में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग परिस्थितियों में ये अलग अलग होंगी, और इसीलिए डॉक्टर्स का जो किरदार है इस वक्त वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस चीज को सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि किस परिस्थिति में हम क्या लगा सकते हैं। डॉक्टर स्वाति, मैंने इसीलिए डॉक्टर स्वाति, मेरे पास 2 कॉलर ऐसे थे जिन्होंने डॉक्टर सूर्यकांत का प्रिस्क्रिप्शन सुन नहीं पाए थे ढंग से, उन्होंने मांगा मुझसे, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि अब ये फैसला तो डॉक्टर ही करेगा कि मैं कैसे उसको दे, लेकिन हाँ डॉक्टर सूर्यकांत ने वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ दिया था। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आप ही के पास आ गया। जी मेडिकल कॉलेज लखनऊ, डॉक्टर सूर्यकांत। ठीक है प्रतीक जी, मैं आपको बताऊं कि चिकित्सा में या किसी भी फील्ड में 2 तरह से ज्ञान बांटा जाता है, एक एविडेंस बेस्ड जिसको मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, और एक एक्सपीरियंस बेस्ड। हम सभी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, और बेसिकली आज ये समय की मांग है कि एविडेंस और एक्सपीरियंस दोनों की मिक्सिंग करें, जिससे कि हम लोगों की जान बचा सकें। मैं आपको बताऊं जुलाई में आइवरमेक्टिन का क्या रोल हो सकता है, इसके लिए हम लोगों ने 26 एक्सपर्ट, इंडिया के 26 पल्मोनरी एक्सपर्ट बैठे और एक व्हाइट पेपर तैयार किया। दिस वाज द फर्स्ट व्हाइट पेपर प्रिपेयर्ड बाय एनी डॉक्टर कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। हम लोगों ने दुनिया में सबसे पहले व्हाइट पेपर आइवरमेक्टिन पर तैयार किया, और जब ये व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ तो WHO ने भी अपनी वेबसाइट पर इसको डिस्प्ले किया। ये थी इंडियन डॉक्टर्स की एक धमक, एक हनक। और दूसरी बात, उसी व्हाइट पेपर के आधार पर यूपी गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट टू इशू द जियो ऑन आइवरमेक्टिन, और इस आइवरमेक्टिन से हमने यूपी में 2020 में बहुत अच्छी तरह से यूपी में कोविड को कंट्रोल करके दिखाया, होम आइसोलेशन में भी और माइल्ड केसेस में भी, और एसिम्प्टोमेटिक केसेस को भी कंट्रोल करने में। इसके साथ साथ हेल्थ केयर वर्कर की प्रोफाइलैक्सिस में अब स्थिति ये है कि गांव वालों को अगर बचाना है तो जैसे मैंने कहा कि 2 गांव वालों को मैंने कहा 2 मैजिक नंबर याद रखिए, ग्राम प्रधान से पल्स ऑक्सीमीटर ले लीजिए, एक खुले चबूतरे पर रोज मिलिए और राम राम करिए आपस में, और अपना अपना उंगली से सैनिटाइज करके नपाइए जाइए, नपाइए जाइए। जैसे बटन जलाते हो ईवीएम में, वैसे बटन अंगूठा लगाइए मशीन में और अपनी अपनी ऑक्सीजन नपाइए। 94 से जिसकी नीचे जाती है वो दवा हमारी शुरू कर दे, और ये दवा तब तक इस्तेमाल करना। दूसरा मैजिक नंबर है 90। अगर 90 से नीचे चली जाए तो जरूर एम्बुलेंस, अस्पताल, वेंटिलेटर जो भी कर लेना, लेकिन भगवान के लिए कभी रेमडेसिविर मत लगाना। मैं रेमडेसिविर के डेडली अगेंस्ट हूं। इस देश को कालाबाजारी झेलनी पड़ी। इस देश में 50-50, 80 हजार का रेमडेसिविर बिका। कहां है रेमडेसिविर? कहां है एविडेंस रेमडेसिविर का? एविडेंस आया, राइट डॉक्टर साहब, 6 महीने के अंदर चला गया। राइट डॉक्टर साहब। डॉक्टर रवि गोडसे मंडे मैं जरूर एक बार फिर से आपसे रूबरू हूं। ऑफकोर्स डॉक्टर रवि गोडसे, आप बिल्कुल न्यूज में हैं और मैं आपको मंडे को जरूर फिर से जोड़ूंगा, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। प्रोग्राम में बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।